व्यक्ति आय में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? बिहार का प्रति व्यक्ति आय है मात्र 36,333 रुपये। सालाना एक आदमी का आय है, एक साल इतना, मात्र इतने रुपए में लोग गुजारा करते हैं। ये एवरेज इनकम बता रहे हैं मैं, जो कि भारत का मैं आपको बता दूं, भारत का 1,14,710 रुपया, ठीक है, 1,14,700। देख लो तुम्हारे राष्ट्रीय आय से बिहार का इनकम कितना है, लगभग 3 गुना होगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए बिहार ने इंटू 1 के हिसाब से विकास किया है और अन्य राज्यों ने इंटू 2 इंटू 3 के हिसाब से विकास किया है। यू आर नॉट किंग, यू आर ओनली अ सर्वेंट एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सर्व द पीपल। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, यानी बिहार इलेक्शन जो हमारा 2025 है उसके बारे में। बिहार चुनाव में हमें किन मुद्दों पर अपनी मत को देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि आज तक जो सरकार है और जो विपक्ष है उनके किन किन मुद्दों पर हमें मत देना चाहिए। बिहार चुनाव की बात करें तो ये सबसे सेंसिटिव चुनाव होता है और बिहार, यूपी और जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं ये निर्णय करता है कि दिल्ली में सत्ता किसकी होगी। यही 3 राज्य हैं जिनसे पूरे भारत की जो सत्ता है वो किसके हाथ में होगी, यही 3 राज्य निर्णय करते हैं। बिहार चुनाव की बात करें तो हमें सबसे पहले कैंडिडेट को देखकर मत देना चाहिए। हमें पार्टी देखते हैं, यही गलती करते हैं। पार्टी से जनता को कोई मतलब होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में जनता को मतलब होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके का है, वो कितना भावनात्मक और सामाजिक रूप से आपसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम क्या करते हैं कि पार्टी को देखकर नीचे का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो उसको हम वोट देकर जितवा देते हैं, चाहे उसका सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो या फिर वो जो व्यक्ति है वो समाज में एक असामाजिक तत्व ही क्यों ना हो, इसको भी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उसको हम लोग जितवाते हैं। सबसे पहले तो पार्टियों को ऐसे व्यक्ति को सीट देना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने से क्या होता है कि हमारे समाज को बहुत आगे नहीं ले जाया जा सकता है। जो पार्टियां खुद अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन पा रही हैं, उन पार्टियों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? नहीं उम्मीद किया जा सकता है। पिछले 30 साल में हमारे बिहार ने कोई विकास नहीं किया है। आपको लगता होगा कि बिहार ने तो कितना विकास कर लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए बिहार ने इंटू 1 के हिसाब से विकास किया है और अन्य राज्यों ने इंटू 2 इंटू 3 के हिसाब से विकास किया है। देखिए अगर यहाँ पर हम 2 करें तो ये 2 ही विकास किया है, यहाँ से ये 4 गुना विकास करता है, ठीक है, और कोई कोई राज्य तो 6 गुना विकास करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्लो विकास कर रहा है, ये धीरे धीरे विकास कर रहा है। ये हमारा बिहार है, ठीक है, ये क्या है, बिहार है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों हमारा बिहार इतना पीछे जा रहा है? कारण ये है कि हम लोग जातियों को देखकर वोट देते हैं। जातियां कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़े जो नेता हैं हमारे यहाँ की उनके जातियों को। हम लोगों ने एक मनोवृत्ति बना ली है, एक मानसिकता बना लिया है कि बीजेपी जो पार्टी है वो बड़े लोगों की पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है वो छोटे लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये मनोवृत्ति बना लिया है, ऐसा लेकिन है कुछ नहीं है।
बीजेपी में भी छोटे लोग हैं और कांग्रेस में भी क्या है, छोटे लोग हैं। ठीक है, आप डेवलपमेंट नहीं देखते, आप अपनी जातियां देखते हैं। तो जब तक जातियों को देखकर वोट देते रहिएगा, जब तक पार्टियों को देखकर वोट देते रहिएगा, तब तक आपका बिहार ऐसे ही पीछे जाता रहेगा। हम बात करें बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, तो एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत में सबसे खराब किसका है, बिहार का है। ढिंढोरा पीटने से नहीं होता है कि हमारे बिहार के बच्चों ने बहुत ज़्यादा आईएएस आईपीएस और जो भी एग्जाम है वो क्रैक किए हैं। तो बाबू वो तुम्हारे बिहार के बच्चे नहीं है, वो मूल निवासी हैं बिहार के, उनके दादा परदादा कभी बिहार में रहे होंगे या फिर उनका घर होगा, वो कोई बिहार से नहीं पढ़ते हैं। बिहार का एजुकेशन सिस्टम वैसा है नहीं कि यहाँ से बच्चे निकले और आईएएस आईपीएस बने। गर्व का बात तो तब होगा जब बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ के आईएएस बने, ये गर्व की बातें हैं। हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के, तो बिहार पूरे राज्य में 28वें स्थान पर आता है, पूरे राज्य में। अब आप हमको बताइए कि बिहार में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला दिए जाए तो ये 36वें स्थान पर आएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए तो एजुकेशन में ये कितने स्थान पर आएगा, 36वें स्थान पर। तो देख लो क्या है, मेन कारण यही है कि हमारे बिहार में एजुकेशन की कमी है। अगर यहाँ के प्रत्येक लोग एजुकेटेड हो जाएं, प्रत्येक लोग अपने अधिकारों को समझें, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव में तो जीतेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो या तो उनके पास दबंग प्रवृत्ति है या फिर पढ़ाई उनका सही नहीं है, एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं है। जो कैंडिडेट का, जो जनप्रतिनिधि एजुकेशन में सबसे नीचे है, वो तुम्हारी बातों को कैसे सदन में उठाएगा? उसे खुद नहीं पता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये उसे कुछ नहीं पता है, तो वो तुम्हारी बातें को कैसे सदन में उठाएगा? एजुकेशन के मुद्दों को कभी वो समझा नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं है, कभी वो कंपटीशन के उस प्रेशर को नहीं झेला है, क्वेश्चन लीक, पेपर लीक को कभी झेला नहीं है वो नेता, तो वो कैसे तुम्हारे बातों को सदन में उठाएगा? तो हमें वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो आपकी बातों को सदन में उठाए। हम अपने लिए एक जन सेवक चुनते हैं, ठीक है, वो मालिक नहीं है। जिसको हम चुनते हैं वो मालिक नहीं है। हम देखते हैं कि सब लोग मालिक उसे बना देता है, वो मालिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वो भी जो जनप्रतिनिधि अपने आप को मालिक समझता है, जो कि उसका बहुत बड़ा गलतफहमी है। देखिए, अभी हम देखते हैं बहुत सारे नेता जो हैं वो जनता दरबार लगाते हैं। सबसे पहले तो ये जनता दरबार जो है ना, जनता दरबार, ये जनता दरबार, ये जनता दरबार शब्द ही गलत है, ठीक है। ये जनता दरबार नेता जो लगाते हैं, ये लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। लोकतंत्र में कोई दरबार नाम का कंसेप्ट नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का ही जनता दरबार क्यों ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर और एक मुखिया तक वो सारे जनता के सेवक हैं, ना कि मालिक हैं। तो अब से कोई जनता दरबार लगाए तो उसका तुम्हें विरोध करना चाहिए। ये दरबार, पता है, ये दरबार राजतंत्र में लगता था, लोकतंत्र में ये दरबार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनता दरबार कहने से बेटर है कि तुम इसको जन सेवक, जन संवाद कहो। क्या कहो? जन संवाद, ठीक है। ये शब्द
किसी भी जनप्रतिनिधि को लगाना चाहिए। और जनता दरबार का तुम्हारे हवेली में जाकर लगेगा? क्यों लगेगा? तुम मालिक हो, यू आर नॉट किंग, यू आर ओनली अ सर्वेंट एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सर्व द पीपल। तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो। तो नौकर क्या करता है? मालिक के घर पर न जाएगा? नौकर क्या करेगा? मालिक के घर पर जाकर जन संवाद करेगा, दरबार नहीं लगाएगा। तो जनप्रतिनिधि अगर महीने में आपके गांव में एक बार नहीं आता है, एक बार भ्रमण नहीं करता है, लोगों के बीच ये संवाद नहीं करता है, तो वो जनप्रतिनिधि सही नहीं है। और भाई, मेरी बातों को पहुंचाने के लिए तुम्हारे दरबार में मुझे क्यों जाना है? तुम आओ मेरे गांव में और तब मैं कहूंगा। अगर कोई इमरजेंसी बात है, कोई जरूरी बात है, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें अपना सेवक बनाया है, जनता मालिक है, तो कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तुम सुनो बात को। तो हम देखते हैं कि जनता दरबार लगता है और जो विधायक जी, मंत्री जी या फिर मुख्यमंत्री जी हैं, एक ऐसे बैठे रहते हैं, 4 बॉडीगार्ड रहता है, बाउंसर रहता है, और वहां से अपना अर्जी सुनते हैं, जैसे लगता है कि किंग है। किंग नहीं हो। तो अब से ये जनता दरबार का कॉन्सेप्ट, अगर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास जो ये दरबार लगाते हैं, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को हटाइए और जन संवाद उसका नाम रखिए, ठीक? और जन संवाद भी आप गांव गांव में जाकर करें। अगर नहीं करते हैं तो वैसे लोगों का वोट नहीं दीजिए। क्यों दीजिएगा वैसे लोगों को वोट जो आपकी बातों को सुनते नहीं है? आप ये देखिए कि हमारे गांव में, हम क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, एक विधानसभा में कितने गांव होंगे? इतना तो नहीं, पूरा बिहार तो नहीं घूमना है आपको। आपको अपना क्षेत्र घूमना है। गवर्नमेंट आपको गाड़ी देती है, तो उसका तेल का खर्चा देती है, आपको पेमेंट देती है, आपको जनता का पैसा दिया है, तो जनता के लिए आप काम कीजिए। अब मिल सकते हैं, एक महीने में एक बार तो आपको जाना है। अब लोग क्या करेंगे? वहां के लोगों को हम कह रहे हैं कि लोग अपने प्रॉब्लम को, अपने तकलीफ को, अपने दर्द को, और उन्हें जो भी तकलीफ हो रहा है वो इकट्ठा करके रखेंगे कि हाँ, अगले महीने जब विधायक जी आएंगे तो उनको मैं ये बातें कहूंगा कि ये प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, और इसको आप सदन में उठाइए या फिर ये सरकार पर दबाव बनाइए। ये चीजें जनता को करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है तो उसे वोट नहीं दीजिए। पिछले 1 साल में जितने भी वादे किए गए हैं विपक्ष और पक्ष के द्वारा, वो सारे बेबुनियाद हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सारे चुनावी जुमले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी चुनाव कोई भी पार्टी जीतती है, आप लिख कर ले लीजिए कि 1 साल में आपका कोई इंप्लीमेंटेशन होने वाला नहीं है। और लोग जो आज कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हम जनता की सेवा करेंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सबको पावर चाहिए, समझ गया? सबको क्या चाहिए? पावर चाहिए कि विधायकी और विधायक मुझे बनना है, मंत्री बनना है। तो हम पावर भी देंगे, हम जनता है, हम पावर भी देंगे। हम किन्हें पावर देंगे? उन्हें जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो बाहुबल प्रवृत्ति के हैं, उनको हम पावर नहीं देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। 1990 से लेकर 2025 तक एजुकेशन में, शिक्षा में, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? बिहार का प्रति व्यक्ति आय है मात्र 36,333 रुपये,
सालाना एक आदमी का आय है, एक साल इतना, मात्र इतने रुपए में लोग गुजारा करते हैं। ये एवरेज इनकम बता रहे हैं मैं। जबकि भारत का मैं आपको बता दूं, भारत का 1,14,710 रुपया, ठीक है, 1,14,700, देख लो। तुम्हारे राष्ट्रीय आय से बिहार का इनकम कितना है? लगभग 3 गुना होगा। तो तुम अपने भारत से 3 गुना पीछे चल जाओ, विदेश का बात छोड़ दो। तुम अपने भारत से ही क्या चल रहे हो, पीछे चल रहे हो। कुछ ऐसी शहर हैं हमारे यहाँ जो कि ये राष्ट्रीय इनकम से भी ज्यादा है, जैसे मुंबई का लगभग 6 लाख के करीब है प्रति व्यक्ति है। गोवा का, ये जो डेवलप्ड शहर हैं, ये कैसे हैं? देश तो एक ही साथ आजाद हुआ था, 1947 में जो देश आजाद हुआ था वो तो एक ही साथ आजाद हुआ था। तो ये सबसे पीछे कैसे हो गया? और ये मुंबई जैसे जो राज्य हैं, ये इतने आगे कैसे चले गए? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस थे। तो भाई तुम्हारे पास भी रिसोर्सेस हैं, तुम अपने इतिहास को निकाल कर देखो कि एजुकेशन में सबसे ज्यादा एजुकेशन का हब हुआ करता था हमारा बिहार। इतना गरीब कैसे हो गया? तो ये गरीब बनाने में तुम्हारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 30 साल में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जो कि बिहार के डेवलपमेंट के, तुम कहते हो रोड बन गया है या फिर ये सब चीजें, रोड कैसे बनी है? ये रोड सिर्फ बिहार के लिए नहीं बना है, ये रोड बनी है मुंबई से लेके कोलकाता तक का, गुजरात से लेके आपका बंगाल तक का रोड बना है। तो भैया बीच में तो बिहार आएगा ही ना, तो रोड तो तुम्हारी मजबूरी है बनाना है। बिजनेस करना है गुजरात से लेके बंगाल तक, तो बीच में आ रहा है, इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। तुमने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के नेताओं ने क्या किया? सेंट्रल के नेताओं ने क्या किया? यहाँ एजुकेशन के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के लिए क्या किया? बिहार में नौकरियां मात्र 2% है, तो 2% में जीवन चला जाएगा सबका? बिजनेस के लिए क्या किया? उद्योग के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पिछले 30 साल की सरकार की बात कर रहे हो। जब गवर्नमेंट इन सब चीजों को अप्लाई नहीं कर रही है, तो हमारा मानना है कि एक अच्छे सरकार को चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने। और हमें सरकार को चुनने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने जनप्रतिनिधि को ही चुनते हैं, ठीक है। हम अपने जनप्रतिनिधि को ही चुनते हैं जो हमारे बीच रहता हो। हम अच्छे लोगों को जिता कर भेजेंगे सदन में। अब सरकार बनाने की टेंशन हम जनता की नहीं है, ये टेंशन है किनका? जो पार्टियां हैं उनका। वो किसके साथ गठबंधन करेगी, किसके साथ क्या करेगा, हम किसी को बहुमत देंगे ही नहीं, किसी को बहुमत नहीं देंगे। हम अच्छे अच्छे लोगों को भेजेंगे, तब मजबूरी हो जाएगा पार्टियों को एक अच्छे छवि के लोगों को टिकट देना, ये मजबूरी हो जाएगी उनकी। क्योंकि जब पार्टियों को ये लगने लगेगा कि जो अच्छे छवि के लोग नहीं हैं उनको लोग जितवाते नहीं हैं, तो वैसे लोगों को टिकट मिलेगा ही नहीं। तुम ऐसे लोगों को टिकट देते हो जिसको बोलने तक नहीं आता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब लोगों के बीच वो नहीं बोल पा रहा, तो वो सदन में क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसे लोगों को हरगिज नहीं जितवाइए, सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। पहले कोई भी जनप्रतिनिधि है वो ग्राउंड पर कितना मेहनत किया है, तुम्हारी संवेदना को, तुम्हारी संज्ञानात्मक स्थिति को, तुम्हारी सामाजिक स्थिति को कितना उठाने में मदद किया है, ये बातों को हमें समझना चाहिए। ना कि अरे हाउ हमारा जात के हम यही चलते उनके को वोट दिया, तो ये गलत बात। जातियां जरूरी नहीं है। जातियों की बात करें तो भाई हम तुम्हें बता दूं कि
तुम जो शादी करते हो तो अपने जाति में ही करते हो, तब भी तुम्हें 40-50 लाख दहेज तो देना पड़ता है ना। तो वो तो तुम्हारे ही जाति के लोग हैं, तब भी 40 लाख तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझता। एक तो तुम्हारी बेटी ले गया, ऊपर से 40-50 लाख दहेज भी ले गया ना, तो वो तो तुम्हारी जात का ही है। तुम्हारे ही शादी में गोली बंदूक राइफल चल जाता है, मर्डर हो जाता है, वो भी तुम्हारे जात के लोग होते हैं, है ना। तो वहां तो नहीं देखते हो कि जातियां हैं, हमारे जात के लोग कर दिए हैं। जातिगत जो चीजें बनी हुई हैं वो सब अस्थिर चीजें हैं, ठीक है, और उस पर नहीं जाना चाहिए। किस जाति में हम जन्म लिए हैं, किस जाति में तुम जन्म लिए हो, उसमें तुम्हारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम राजपूत हो, तुम भूमिहार हो, तुम महार जाति के हो, या फिर तुम पासवान हो, इसमें तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा बताना। तू क्या भगवान से कह कहे थे कि मुझे राजपूत जाति में देना, मुझे निचली जातियों में देना? ये तो नहीं कह कहे थे, ये तुम्हारा तुक्का लगा हुआ है कि तुम उच्च जातियों में पैदा हुए, तुम निम्न जातियों में पैदा हुए, तो इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1% तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो, ये तुम्हारी ना ताकत है और ना कमजोरी है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। तो फिर इतना उछलना क्या है? और जो नेता जातियों की बात करता है, सबसे पहले उसको बाइकाट करो, क्योंकि कोई भी अपनी ही जाति में लोग, हम देखते हैं कि शादी विवाह करता है 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अपने ही समाज के लड़कियों से तुम तिलक ले रहे हो, तुम दहेज ले रहे हो। एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ना भाई, हम हमारे जाति में ही शादी हो रहा है तो भाई तिलक दहेज का लेना है, वो भी हमारे जात का है, और ये भी हमारे जात का ही है। ऐसा तो नहीं करते। भैया लड़का के नौकरी लाग गई सरकारी, तो 50 लाख तिलक लिया है, तो केकरा से लेगा? दूसर जाति से? अपने जाति में शादी करता है लोग यहाँ पर, मैंने बिहारी यूपी का तो मेन यही है कि अपनी जाति में शादी करना है। तो तुम तो अपने ही जाति के साथ ऐसा करते हो। तो ये जो समाज जो नियम बनाया है, तुम उसी में रहते हो, ठीक है, उससे ऊपर उठिए थोड़ा, ठीक है। कोहलबर्ग एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 6 स्तर बताए हैं, ठीक है, जिसमें 6th स्तर मैं आपको बताता हूं, जो कि है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था का। बच्चों के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग में सार्वभौमिक नैतिक अवस्था आती है ऐसे बच्चों में जब वो सब चीज से ऊपर उठ के अकेले चलता है। अकेले चलने वाला आदमी हमेशा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब समझता है, और उसके जस्ट एक स्टेप नीचे होता है कि सामाजिक अनुबंध अवस्था, वो भी बच्चों में होती है। समाज के साथ 90% लोग वही हैं, समाज के साथ अनुबंध करने के चक्कर में क्या करते हैं कि उनकी बात मान लेते हैं। 10 आदमी मिलकर कह देगा हाँ 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 ये बात सही है, तो आप मान लेते हैं कि हाँ ये बात सही है, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। तो हमें सार्वभौमिक नैतिकता सीखनी है, ना कि सामाजिक संदर्भ में जो बातें सही है वो सही हो जाए। हमेशा समाज सही नहीं हो सकता है। 20 आदमी भी कहे तो वो बात गलत है तो गलत है, तो अगर हमको लग रहा है तो गलत है। अभी साइकोलॉजी पढ़िएगा, हम लोग बच्चों के लिए साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं। तो आप अपना बुद्धि विवेक से कैंडिडेट को चुनिए, और कैंडिडेट को वैसे कैंडिडेट को चुनिए जो कि आपके लिए सही हो, मेरा यही कहना है। और आज मैं चुनाव पर चर्चा कर रहा था तो सोचे कि अभी 6 तारीख को 11 तारीख को चुनाव होने वाला है, अब अपने दिमाग से चुन सकते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम क्लास में, आज इतना ही। और फिर मैं कुछ टॉपिक के साथ आऊँगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है। 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ लोग पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, और जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है,
उनको सक्रिय बनाएं, क्योंकि आपके अधिकार की बात है। पढ़े लिखे नौजवान जो है वो जहां भी बैठे राजनीति की बात जरूर करें, क्योंकि आपके अधिकार की बात है। सबको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जो संविधान के जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद है उनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। संविधान तो पूरा पता होना चाहिए आपको, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वोट देने जरूर जाइए और अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए।